नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों भारतीय इतिहास। और इसी भारतीय इतिहास की कक्षाओं के मद्देनज़र मैं आप लोगों को एक साथियों राजस्थान के जो इतिहास की कक्षा है वो बीच में देता हूँ, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है साथियों 1857 की क्रांति, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विगत जो परीक्षाओं में आगे आने वाली जो पिछली परीक्षाओं में भी जो मतलब बहुत सारे प्रश्न आए थे, विगत परीक्षाओं में आने वाली जो परीक्षाएं आगामी परीक्षाएं उनमें भी बहुत सारे प्रश्न आने की लगातार संभावना रहती है। तो 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2 प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही जो कक्षा है मील का पत्थर साबित होगी। और 1 या 2 कक्षा या 3 कक्षा के पार्ट में हम विस्तार से 1857 की क्रांति को पूरा करने वाले हैं। एक एक बिंदु आप लोगों को याद करवा दूंगा, किसी भी पहलू से इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, अगर आप लोगों को कक्षाएं पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इत्यादि जरूर करना। और बाकी तो आप सब लोग समझदार हो, लगातार कक्षा लीजिए ताकि आप सभी लोगों का क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। तो साथियों, आ जाते हैं अपने महत्वपूर्ण बिंदु पर। बिंदु क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आज का अपना जो बिंदु है वो 1857 की क्रांति, यानी राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। सभी राजवंशों को हमने पूरा कर चुके हैं और अब हम पूरा करेंगे साथियों, यानी कुछ और टॉपिक जो राजस्थान के इतिहास के बचे हुए उनको भी। तो उनमें हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक का क्या नाम है साथियों, इस टॉपिक का नाम है 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति। अब जैसे ही ये नाम आता है 1857 ईस्वी की क्रांति, तो इसके लिए 2 शब्द हम और भी काम ले सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दें, परीक्षाओं में हम क्या है डायरेक्ट इसी शब्द पर रह जाते हैं, आगे पीछे गौर नहीं करते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब इसे हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में साथियों। ठीक है, 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। हालांकि हमें राजस्थान का पढ़ना है, लेकिन राजस्थान भारत में है तो सबसे पहले हम उसी क्रांति की मूल जड़ों तक जाएंगे और फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। और इसे 1857 की क्रांति और इसी जगह एक नाम मिलेगा आप लोगों को, विप्लव। ठीक है, अगर आप लोग बात करोगे विप्लव शब्द की तो ये भी हिंदी का शब्द है, इसका अर्थ भी क्रांति होता है। विप्लव इसका अर्थ भी क्या होता है, क्रांति। क्रांति की परिभाषा, शब्द की परिभाषा अलग अलग मायने में मिलती है, लेकिन एक सबसे बेहतरीन परिभाषा ये रहती है कि थोड़े से समय में आमूलचूल परिवर्तन, है ना, कि एक निश्चित किसी स्थान एवं समय में, निश्चित समय में, है ना, आमूलचूल परिवर्तन को क्या कहते हैं साथियों, क्रांति कहते हैं। अब बात आती है 1857 की क्रांति की। यह क्रांति हुई क्यों, आखिरकार ये क्यों हुई? तो इससे पहले कुछ घटनाएं हुई साथियों पूर्व में। ठीक है, ये आप थोड़ा सा हेडिंग डाल करके इसको इसी प्रकार लिखना जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यानी 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व में क्या ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने क्या कर दिया, इस 1857 की क्रांति को यानी और बल प्रदान किया। मतलब इन्हीं अपन कह सकते हैं इन्हीं छोटे बड़े कारणों से ये 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के पूर्व है कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनमें मैं आप लोगों को मुख्य चीजें हैं वो बता देता हूँ। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा साथियों, सहायक संधि। सहायक संधि। इसी प्रकार एक नाम सुनते हो आप लोग, आश्रित पार्थक्य संधि। और ठीक ऐसा ही एक नाम आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ोगे वहां पर सुनने वाले आप लोग, आपको देखने को मिलेगा आश्रित पार्थक्य संधि, ये हो गई। और एक आपने पढ़ा सहायक संधि, और एक आप लोगों को मिलेगा साथियों विलय की नीति, विलय की हड़प नीति। और तो वो किसकी होती है वो भी अपन बात करेंगे। तो एक नीति है साथियों, देखिए हड़प की नीति। हड़प इसे ही कहते हैं विलय
और इसे ही एक नाम और दिया गया है गोद निषेध। गोद निषेध और इसके लिए एक शब्द और आता है वेपगत की नीति। यानी कि ये जो मतलब ये तीन जो नीतियां हैं ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए रह जाती हैं कि इन्हीं के कारण साथियों यहाँ पर भारतीयों में, यहाँ की रियासतों के अंदर काफ़ी असंतोष भी फैलता है। देखिए क्या है, एक तो है सहायक संधि, एक आश्रित पार्थक्य संधि। देखो कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो भूमिका आपकी आधी क्लास पूरी कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के पूर्व की घटनाओं की। सहायक संधि, आश्रित पार्थक्य संधि, हड़प विलय और गोद निषेध या व्यापकत की संधि, डॉक्ट्रिन लैप्स अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो देखिए सहायक संधि लाने वाला व्यक्ति कौन था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहायक संधि सबसे पहले ये बात पूछी जाती है लॉर्ड वेलेंजली। लॉर्ड वेलेंजली, ठीक है, बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आया हुआ है, लॉर्ड वेलेंजली। आश्रित पार्थक्य संधि की बात करोगे साथियों तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आश्रित पार्थक्य संधि। और अब हड़प की नीति है, ये तो आप सब लोग जानते हो साथियों, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, बात करेंगे अपन लोग। तो देखिए सहायक संधि, आश्रित पार्थक्य संधि, हड़प विलय, गोद निषेध या व्यक्तिगत की संधि, ये तीनों संधियां हैं। ये संधियां भी असंतोष का कारण थी यहाँ के, विशेषकर यहाँ के रियासतों के अंदर, है ना, उन्हीं के साथ की गई संधियां थी। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे सहायक संधि करने वाला कौन था, तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं सबसे पहले भारत में लिख देता हूँ। भारत में सर्वप्रथम ये करता है साथियों हैदराबाद का निजाम करता है ये संधि, हैदराबाद का निजाम। ठीक है, कौन सी संधि करता है, ये वाली जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, भारत में प्रथम हैदराबाद का निजाम। ठीक है, और ये संधि करता है ये 1798 ईस्वी। कब करता है साथियों, 1798 ईस्वी। ध्यान देना, भी गौर करके बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, भारत में सबसे पहले सहायक संधि कौन करता है, जो कि वेलेंजली लेकर आता है, ये हैदराबाद का निजाम करता है भारत में सर्वप्रथम। और अगर अपन लोग बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम राजस्थान ही पढ़ेंगे अभी, मूल बिंदु राजस्थान ही, लेकिन इनको मैं जोड़ रहा हूँ। राजस्थान में सर्वप्रथम साथियों की कौन करता है, भरतपुर जो रियासत करती है, और भरतपुर का शासक है जिसका नाम है रणजीत सिंह। कौन है, रणजीत सिंह के द्वारा ये संधि की जाती है। और ये संधि की कब जाती हैं, वो भी आप लोग याद कर सकते हो, 29 सितंबर ये की जाती हैं 1803 ईस्वी। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये सहायक संधियाँ 1803 की संधियाँ मानी जाती है सारी, हालांकि यहाँ हैदराबाद के निजाम ने पहले कर ली है। और आश्रित पार्थक्य संधियाँ 1818 की संधियाँ हैं, बात करेंगे पहली, है ना, 17 में हो जाती हैं। और उधर हड़प विलय गोद निषेध की नीति 48 की बात करोगे तो वहाँ से शुरू होती हैं। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेंजली, दोबारा सुन लीजिए, सहायक संधि की बात मैंने यहाँ पर एक बार कवर कर ली है, रिवाइज करवा दूंगा। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करोगे, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले राजस्थान, भारत के संदर्भ में हम चर्चा यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो राजस्थान में सर्वप्रथम इस संधि को करने वाला व्यक्ति कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, कौन सी रियासत करती है, करौली। और करौली का शासक है हरबख्शपाल। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भैया, करौली का शासक है, और जिस शासक का नाम क्या है, हरबख्शपाल के द्वारा ये संधि की जाती है। और ये संधि की जाती है 1817 ईस्वी में। एक बात याद हो जाएगी, ठीक है, 1817 ईस्वी में। और बाकी क्या होता है, अन्य रियासतें, ये थोड़ा सा लिख सकते हो आप लोग, अन्य रियासतें ये संधि करते हैं 1818 ईस्वी में। कब करते हैं, 1818 में। और एक और फैक्ट बनता है साथियों, अंतिम रियासत। क्या बनता है, अंतिम रियासत है,
तो ये तो आप जानती हो 1823 ईस्वी, और 1823 ईस्वी में ये की जाती है। अंतिम रियासत है ये कौन सी है साथियों? सिरोही है। और सिरोही के कौन है? शिव सिंह। सिरोही के कौन? शिव सिंह के द्वारा ये संधि की जाती है। ठीक है, सिरोही के शिव सिंह, ध्यान रखना। ऐसे ही शिव सिंह और शिव जी, है ना, आपने पढ़ा होगा चूरू के किले में जब वो चांदी के गोले दागे गए, है ना, बीकानेर का सूरज सिंह के द्वारा जब आक्रमण किया जाता है, तो वो वाली कहानी अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। तो देखिए दोबारा सुन लीजिए, दो बातें बताई, सहायक संधि, आश्रित पार्थक्य संधि की मैंने बताई है। अब अपन अगली तीसरी की ओर चलते हैं। हड़प नीति, विलय की नीति, गोद निषेध नीति, व्यक्तिगत नीति, ठीक है, एक ही बात है। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई ये नीति, अगर अपन बात करें यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में तो कम ही आंकेंगे, उदयपुर का बात अपन करते हैं थोड़ा सा, लेकिन और भारतीय संदर्भ में बहुत ज़्यादा काम किया है। इस नीति के तहत काफ़ी रियासतें मिलाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर सतारा को मिलाया जाता है। सतारा को 1848 ईस्वी में सतारा को मिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को हड़प लिया जाता है। जैतपुर है, संबलपुर, बघाट, बुंदेलखंड का नाम भी लिया जाता है, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन क्षेत्रों को क्या कर लिया जाता है? डलहौजी के द्वारा हड़प लिया जाता है। इसमें एक अवध और बहुत महत्वपूर्ण साथियों, अवध, ठीक है, 1856 तक चलती है ये, 1848 से 56 तक है। तो ये बहुत ही जो मतलब वैसे देखो, इनको याद करने के लिए आपको क्या करना है, ये काम कर लेना, है ना, मतलब इनको याद करने के लिए इंडियन हिस्ट्री में काम आएगी आपके, इंडियन हिस्ट्री साथ साथ में कर लीजिए, काम आएगी, क्योंकि जो बार बार ये पता नहीं समय मिले कि नहीं मिले। तो सतारा जैसे बुझना, इटली याद करना आप लोग, इस संधि को करने वाले सतारा जैसे बुझना, सतारा जैसे बुझना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक नाम और भी है ना, देखिए यहाँ पर सह से सतारा, तो ये सतारा तो पूरा का पूरा तो प्रथम है। जय से जैतपुर, जैतपुर हो गया। सह से क्या हो गया? संबलपुर हो गया। बू से क्या हो गया? देखिए साथियों, यहाँ पर बघाट ले लेना, क्या लेना? बघाट, बुंदेलखंड भी है बघाट। और झ से क्या हो गया? झांसी, और ये देखिए झांसी आ गया। देखिए बू के अंदर दो चीज याद करना, एक तो बै अलग निकाल लो, बू अलग निकाल लो, बै से बघाट निकाल लो, ठीक है। देखिए बै से क्या हो जाएगा? बघाट, और ऊ का क्या हो गया? उदयपुर। ये देखिए कहाँ पर है? उदयपुर, ये लीजिए उदयपुर। और झ से झांसी, और ना से क्या हो जाएगा? है ना, ना से क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को मिला लिया गया किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों। अब मैं एक बार इस सारी कहानी को रिवाइज करवाता हूँ, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 1857 की क्रांति, यानी इसे हम कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विप्लव इसे कहते हैं 1857 की। पूर्व में क्या घटनाएं हुई? सहायक संधि लॉर्ड वेलेंसली के द्वारा लाई गई। भारत में सर्वप्रथम करने वाला हैदराबाद का निजाम था। 1798 में ये संधि थी इसने। और राजस्थान का साथियों भरतपुर के रणजीत सिंह ने सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को इस सहायक संधि को करने वाला शासक बन गया था। रियासत ये भरतपुरी थी। आश्रित पार्थक्य संधि की बात करोगे तो यहाँ पर थोड़ा देख लेना, लॉर्ड हेस्टिंग्स से लेकर आया। राजस्थान में सर्वप्रथम करौली का हरबख्शपाल था साथियों, है ना। ये कब? 15 नवंबर, याद रख लेना, 15 नवंबर, ठीक है, वहाँ पर जोड़ देना 15 नवंबर 1817। अन्य रियासतें 1818 में लगभग सारी, और अन्य जो रियासत हो गया, अंतिम रियासत 1823 को सिरोही शिव सिंह। झालावाड़ तो उस समय रियासत मतलब बाद में बनाई गई थी नहीं, ठीक है, तो वो बाद की बात है। तो ये वाली बात ध्यान रखना। और उसके बाद मैंने कहा ये जो लॉर्ड डलहौजी है ये क्या करता है साथियों? ये भी विलय, हड़प की नीति, गोद निषेध नीति, यानी किसी भी राजा का अगर कोई पुत्र पैदा नहीं होता है तो उसे गोद लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, या फिर उनकी कोई जो प्रशासन इत्यादि झूठा बहाना लगाकर इत्यादि कोई भी कारण हो उससे हड़प मतलब उनका शासन क्या किया जा सकता है? हड़पा जा सकता है। तो वो भी ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है। तो ये डलहौजी लेकर आया था। डलहौजी को कहा जाता है आधुनिक भारत का निर्माता। ये बात भी लिख सकते हो आप लोग इसके लिए डलहौजी के लिए आधुनिक भारत का निर्माता,
प्रश्न आगे देखो, ये धीरे धीरे चीजें तो अब यहाँ तो याद हो जाएगा, और आगे एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर बहुत सारे ये सारे के सारे वाइसराय और गवर्नर जनरल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक एक चीजें धीरे धीरे पहले की याद होगी तो वहाँ रुचि बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी बात को आप नोट कर चुके हो, और ये बात सही भी है, सारी चीजें मुझे लगता है यहाँ तक याद हो गई। इन रियासतों के कारण रियासतें धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या कर लिया, यहाँ पर भारतीयों के अंदर पूरी तरह से पकड़ बना ली, हर एक क्षेत्र में, हर एक रियासत के अंदर इन संधियों के तहत अंदर घुस गए। सतारा जैसे बुझना जरूर याद करना, सतारा जैसे बुझना, तो सबसे पहले सतारा, उसके बाद जयपुर, संबलपुर, भगाड़, ठीक है, झांसी, नागपुर इत्यादि क्षेत्र, उदयपुर, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सबसे पहले इतनी बात हमने कर ली है, क्रांति के कुछ और भी कारण थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के कारण वैसे तो ये एक पूरा का पूरा अध्याय है। जब आप लोग ग्रेजुएशन इत्यादि करते थे उस समय आपको ये 16 नंबर का प्रश्न मिलता था, या फिर 8 नंबर का वो प्रश्न आता था, जो भी है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक इत्यादि तरीकों से इन अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या कर लिया था, पूरी तरह से पीड़ित कर दिया था हर एक प्रकार से। ठीक है, उनमें भी कुछ एक फैक्टर है, वो थोड़ी सी ध्यान रख लेना। कुछ एक फैक्टर है, 1857 की क्रांति की बात करें तो उनमें देख लीजिए, एक तो उच्च पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं, चाहे भारतीय कितने भी पढ़े, लेकिन उन उच्च पदों पर उनकी क्या नहीं होती थी, नियुक्ति नहीं होती थी। ठीक है, नियुक्त नहीं लिख सकते हो, क्रॉस लगा सकते हो, एक ही बात है। तो उच्च पदों पर भारतीयों को क्या बिल्कुल ही साथियों क्या नहीं किया जाता था, नियुक्त नहीं किया जाता था। एक और सबसे भयानक कारण था, वो भी देखने वाला था, वो था ईसाई धर्म का दबाव। अब देखिए, ईसाई धर्म का दबाव यानी ये किस लिए था कि इस ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे कौन, अंग्रेज, और इसी के ऊपर वे कर रहे थे, इसी के ऊपर खर्चा कर रहे थे। तो इसका मतलब ये भारतीय संस्कृति का पूरी तरह से क्या ध्वस्त करना चाहते थे, दमन करना चाहते थे साथियों। ठीक है, और एक और नीति थी जो आप सब लोग जानते हो, रंग भेद की नीति। कौन सी नीति थी साथियों, रंग भेद की नीति, यानी कि काले गोरे वाली मामला आप सब लोग जानते हो, सारी बात सुनी हुई है। रंग भेद की नीति काफ़ी विरोध महात्मा गांधी ने किया, और उधर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसे वहाँ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो रंग भेद की नीति ये है ना, रंग भेद की नीति रखते थे कौन साथियों, अंग्रेज। तो ये भी मामला ठीक नहीं था, है ना। तो अब देखिए, 3 तो ये मुख्य फैक्ट मैंने बता दिए हैं, बाकी हर प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक हर प्रकार से पीड़ित थे, यहाँ का तबका हर प्रकार से पीड़ित था। 3-4 ये बड़े कारण बताए। एक कारण आता है तात्कालीन कारण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ को पढ़ने के लिए इस प्रकार पढ़ लिए ताकि लिंक अपने आप चीज़ें दिमाग में सेट होती रहे। तात्कालीन कारण में साथियों क्या होता है कि इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल वो चेंज होता है, कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। कौन बन गया, लॉर्ड कैनिंग, जी यानी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जैसे बनता है तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ियाँ होती हैं अंग्रेजों की सेना में, भारतीय जो सिपाही हुआ करते थे, सारे लोग आप सब लोग जानते हो। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर एक राइफल चलती जिसका नाम था ब्राउन बेस, है ना। यहाँ पर एक राइफल चलती थी, उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस। ठीक है, इस ब्राउन बेस राइफल की जगह इस कैनिंग ने क्या किया, इस राइफल को तो यहाँ पर क्या करा दिया, बंद, और इसकी जगह एक नया लेकर आया, वो था एनफील्ड राइफल।
ब्राउन बेस जो राइफल है इसको तो क्या कर दिया इसने, बंद करवा दिया। इसकी जगह क्या कर दिया, एनफील्ड राइफल्स, यहाँ नई राइफल है वो दे दी गई किसको, सैनिकों को, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस मतलब ये एनफील्ड राइफल है, इसके अंदर यहाँ पर कहते हैं कि एक तो ये तो पुरानी थी और इसको तो सिखावा तरीका पहले ही था, जो भी जिस तरीके से है ना किया जाता था, कारतूस इत्यादि जो भी है। लेकिन क्या हुआ, ये नई जो एनफील्ड राइफल आई तो इसको चलाने का तरीका भी बदल चुका था, और कहते हैं कि इसका जो कारतूस होता था इसके अंदर जो डाला जाता था उसको है ना मुँह से है ना मतलब एक तरीके से काट करके उसके अंदर डाला जाता था है ना उसके कवर को। तो ये कहते हैं कि उस राइफल के ऊपर है ना मतलब कारतूस के ऊपर इस प्रकार की अफवाह फैला दी गई, या वास्तव में थी ये तो हमें क्या पता, लेकिन ये मतलब बताया जाता है कि उसके ऊपर एक गाय व सूअर की चर्बी का है ना लेप होता था, इसके ऊपर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस एनफील्ड जो राइफल है, इस राइफल के कारतूस पर क्या था साथियों, ध्यान रखना, इसके कारतूस पर गाय व सूअर की चर्बी, गाय व सूअर की चर्बी। अब देखिए यहाँ पर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो अफवाह इस प्रकार फैलाई गई या ये वास्तव में सत्य थी, तो गाय सूअर की चर्बी। अब ये जो सैनिक है यहाँ पर हिंदू है और मुसलमान है। अब आप देखिए हिंदू गाय के है ना चर्बी के मुंह लगाने की सोच नहीं सकता, और मुसलमान सूअर को बहुत ही ज़्यादा क्या मानता है ना अपनी दृष्टि से हीन मानता है। तो अब ये लोग क्या कहते थे, मतलब यहाँ के सैनिकों को ये लगा कि ये हमारे धर्म को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, पतन कर रहे हैं हमारे धर्म का, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसी कारण साथियों इसी अफवाहों की वजह से एक तरीके से ये एक विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह कहाँ हुआ, जो मैंने बताया गाय और सूअर की चर्बी के कारण ये विद्रोह हुआ साथियों। आप लोगों का ध्यान रखना, बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी, और ये बैरकपुर छावनी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल, और इस बैरकपुर के अंदर साथियों एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था, मंगल पांडे। और यहाँ पर ये पांडे जी विचर गए भैया, पांडे जी, तो ये थे मंगल पांडे। 34वीं नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सैनिक थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये इसकी टुकड़ी का नाम है, नेटिव इन्फेंट्री। क्या ये क्या थे, सैनिक थे। और ये मंगल पांडे क्या हो गए, यानी कि यहाँ पर इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कहते हैं कि इसने विद्रोह के तहत इस मंगल पांडे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात बताई जाती है ना, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, मंगल पांडे था। बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न भी आ चुका है, ठीक है। अब बात आती है कि विद्रोह करता कब है, ये भी तो बात करने वाली है। 29 मार्च की बात है, बहुत ही 29 मार्च और 8 अप्रैल 2 ही तारीख इसकी याद रखनी है आपको। मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च को कहते हैं कि यहाँ पर एक तो लेफ्टिनेंट बाग था, लेफ्टिनेंट बाग, मैं सीधा लिख रहा हूँ बाग है ना, बाग एवं सार्जेंट मेजर हयूसन। देखिए कई जगह नाम अलग अलग मिलता है, थोड़ा सा लिख लेना, एवं सार्जेंट मेजर हयूसन या हयोमन। देखिए ये नाम तो अंग्रेजों के हैं, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है इसे मिलते जुलते। तो 29 मार्च को मतलब लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट मेजर हयूसन की क्या कर दी जाती है, मंगल पांडे के द्वारा इन दोनों की क्या कर दी जाती है साथियों, हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और काफ़ी अधिकारी इसे कहते हैं कि इसे पकड़ो, लेकिन कोई भी नजदीक आने के लिए तैयार नहीं होता। तब यहाँ पर एक ईश्वरी प्रसाद नामक व्यक्ति का भी उल्लेख मिलता है, और एक पलटू नामक व्यक्ति होता है, वो आकर के इसे कहते हैं कि मंगल पांडे को पकड़ता है। मंगल पांडे की अंतिम गोली अपनी ही तरफ होती है, तो कहते हैं उससे वो घायल हो जाता है अंतिम रूप में, और घायल होने के बाद में वो क्या करता है, अंग्रेजों के द्वारा, काफ़ी अंग्रेजों के द्वारा इसे घेर लिया जाता है। बड़े बड़े अधिकारियों की इसने क्या कर दी, हत्या कर दी है। तो अंग्रेजों के द्वारा घेरे जाने के बाद ये खुद एक तरीके से अपनी है ना उनके हत्या नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन फिर भी वो घायल हो जाता है, फिर इसे गिरफ्तार किया जाता है। बाद में कहते हैं सही भी हो जाता है, लेकिन साथियों कोर्ट मार्शल के तहत इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, सज़ा सुनाई जाती है।
और मंगल पांडे को साथियों 8 अप्रैल 1857, ये 1857 की बात है, 57 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। भारतीय माता का एक सपूत फांसी पर चढ़ चुका है और जिसका नाम है साथियों मंगल पांडे, यानी पंडित जी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। किसको साथियों? मंगल पांडे को। और ये फांसी भी बैरकपुर में ही होती है, बैरकपुर में, है ना, बैरकपुर बिहार, सॉरी बैरकपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोग समझ चुके हो। अब देखिए, मैंने 1857 की क्रांति की बात बताई, मैंने इसके कारण बता दिए कि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्त नहीं, ईसाई धर्म का दबाव था, रंग भेद की नीति, यहाँ पर अंग्रेज काम लेते थे, भारतीय परेशान थे। तात्कालीन कारण की चर्चा हमने की, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, ब्राउन बेस जो राइफल थी ना, उसकी जगह इनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाना शुरू करवा दिया, लागू कर दी। कारतूस इसके थे गाय व सूर की चर्बी थे। सैनिकों ने इसे मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा तो नहीं करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा विद्रोह बैरकपुर में पश्चिम बंगाल की जो छावनी है मंगल पांडे के द्वारा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया। और 29 मार्च को लेफ्टिनेंट बाग एम सार्जेंट मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी, इसके द्वारा, मंगल पांडे पंडित जी के द्वारा। और फिर पंडित जी को पकड़ लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को इसे क्या दे दी कि फांसी। 1857 की क्रांति के, यानी एक तरीके से पूर्व की ये घटनाएं मान सकते हैं आप लोग, उसी से जोड़ करके मान सकते हैं आप लोग। देखिए, अब अपन इससे और आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक की बात आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। साथियों ध्यान रखना, अभी तक की जो बात चल रही है इंडियन हिस्ट्री के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1857 ईस्वी की क्रांति के कुछ कारण हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, और इन कारणों के बीच बीच में कुछ तथ्य भी मैंने आप लोगों को पेश किए हैं जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। क्योंकि धीरे धीरे वनडे एग्जाम में क्या बन रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन भी आने लग जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आप लोगों को फायदा मिल जाता है। ठीक है, और कूट का चयन करने वाला आता है तो उसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। तथ्यात्मक आता है, सही गलत का आता है, तो वो भी आप कर सकते हो कि कौन सा 1857 की क्रांति के संदर्भ में सही है, गलत है, असत्य कथन कौन सा। तो अगर तथ्य धीरे धीरे सेट है दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 1857 की क्रांति की बात करते हैं, शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति। साथियों, जैसे इस क्रांति की बात करेंगे तो सबसे पहले एक बात आती है, वो ये है तिथि निर्धारित। इस क्रांति की तिथि निर्धारित की जाती है और वो की जाती है 31 मई। 31 मई, कितनी मई भाई? 31 मई। यानी ये क्रांति करनी है, अब कब करनी है? सभी जगह करनी है 31 मई को। कब करनी है? सभी जगह 31 मई को करनी है। अभी भी भारतीय इतिहास की बात चल रही है। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह साथियों, एक तो था कमल, रोटी या कमल, बात है कि रोटी व कमल, ये इनके प्रतीक चिन्ह थे। यानी कि जो मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग के लोग थे ना, सामान्य वर्ग के गरीब लोग थे, उनके तो रोटी पहुंचा के इस क्रांति का क्या दिया जा रहा था, संदेश की क्रांति करनी कब? 31। अरे पीला चावल कौन दे के ब्याह मंड दे, समझा को नहीं थे, समझ गया। तो भी साबू के है बानी है क्या अपन भी क्रांति करनी है। और आज का ठंडा ये बिजली का बिल बाल बहुत तगड़ा आ रहा है, तो बे बिजली की बिल कम करने खातर लोग जुट रहे नहीं कहीं, तो बे भी के पीला चावल दे देगा बिया बुलाए, तो ते समझ गया क्रांति। ये भी तो क्रांति है, वो भी क्रांति थी प्रशासन के विरुद्ध। ठीक है, वो अंग्रेजों के विरुद्ध थी, और अब यहाँ पर मान लो सरकार के विरुद्ध है ना, जो छुपे हुए लोग उनके विरुद्ध है। तो 31 मई को प्रतीक चिन्ह की बात हमने कर ली साथियों, है ना। हमने क्या की? प्रतीक चिन्ह की। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि प्रतीक चिन्ह यहाँ पर क्या था, सामान्य वर्ग के लिए रोटी, और जो उच्च वर्ग था ना, वीआईपी अपन कह सकते हैं, उच्च वर्ग यानी कि, है ना, बहुत ज़्यादा उच्च वर्ग, उनके लिए कमल का फूल देकर के, रोटी तो बोलेंगे नहीं, गरीब थोड़ी है वो, गरीब लोग तो ऐसा कर लेंगे, तो रोटी और कमल के माध्यम से ये क्रांति के प्रतीक के चिन्ह थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए, भारत में इतना मतलब निर्धारित 31 मई को थी, लेकिन भारत में क्रांति की शुरुआत, भारत में क्रांति की शुरुआत या आरंभ, क्रांति का आरंभ होना तो था 31 मई को, लेकिन रुकी जाए क्या हूँ कई बहुत मतलब ताता आदमी वह है ना, जोश दास भरीजे है, तो फिर खाउस हुआ को नहीं। ठीक है, तो भी कारण है क्या हो, ये क्रांति साथियों कर दी गई कब?
करनी तो कब थी 31 मई को, कर कब दी गई 10 मई को। ध्यान रखना भैया, भारत में क्रांति का आरंभ कब हो गया था 10 मई को हो गया था। कब हो गया था 10 मई को। और ये हुआ था कहाँ से, मेरठ। मेरठ कहाँ है, यूपी, ठीक है, मेरठ यूपी में। सुन लीजिए, भारत में क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ 10 मई, मेरठ यूपी में, ठीक है। यूपी से क्रांति का क्या बच गया, बिल्कुल बच गया। और कब थी 31 मई। ये एक कारण भी है, क्रांति तय सीमा में नहीं होती है, इस कारण एक हर जगह सभी जगह एक साथ नहीं होती है। ये भी 1857 की क्रांति के असफल होने का एक कारण भी है। और भी कई कारण है, जैसे राजाओं का सहयोग नहीं मिला। तो भारत में क्रांति का आरंभ 10 मई मेरठ यूपी में हुआ। बात समझ में आ गई। तो अब बात आती है राजस्थान में। क्या राजस्थान में भी क्रांति होती है, बिल्कुल होती है। और राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत होती है साथियों 31 मई को। ध्यान रखना, सॉरी 28 मई, सॉरी 28 मई, 31 तो हमने लिखा है, वो तो निर्धारित तारीख थी, ठीक है। हाँ, तो देखिए राजस्थान में क्रांति होनी तो 31 मई को थी सभी जगह, यहाँ 10 मई को हो गई और राजस्थान में 28 मई को हो गई। 28 मई 1857 तो है ही है, सभी को बताने की आवश्यकता नहीं लिखने की। तो 28 मई 1857 को। और ये जो क्रांति हुई ना साथियों, राजस्थान में सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी में हुई, ठीक है, नसीराबाद छावनी में हुई। तो ये लीजिए, इतने फैक्ट आपके पास यहाँ तक पता चल गए। दोबारा सुन लीजिए, मैं एक बार पुनः आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, हम पढ़ रहे हैं विप्लव है। 1857 ईस्वी क्रांति, तिथि निर्धारित 31 मई, प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी और कमल। और भारत में क्रांति का आरंभ कब 10 मई मेरठ यूपी में हो गया था सर्वप्रथम, ठीक है। और राजस्थान में 28 मई 1857 को क्रांति का क्या आरंभ हो गया साथियों, है ना, यानी कि नसीराबाद अजमेर से हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी अपन लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि अब अपन राजस्थान में आ जाते हैं, शुद्ध बातें करेंगे किसकी साथियों, राजस्थान की। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। हाँ देखिए साथियों, अपन यही बात अभी तक हमने जो की है सारी की सारी भारतीय इतिहास के साथ संदर्भ में की है। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में यानी अपन पूरा का पूरा जो बिंदु पड़ा 1857 की क्रांति का। अब ये चीज़ आपको दो जगह काम आने वाली है। अब अपन राजस्थान से संबंधित जो फैक्ट है सीधा डायरेक्ट शुरू करते हैं। देखिए कहाँ से और क्या क्या शुरू करते हैं। तो यहाँ तक की बात पता चल गई कि निर्धारित थी भारत में 31 मई थी, लेकिन 31 मई को क्रांति नहीं, पहले ही कर दी क्रांति। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ भी देखने को मिला। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ रहे हैं। इस क्रांति के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेज यहाँ पर पूरी तरह से एक तरीके से दबदबा था उनका कंपनी के तहत, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। तो देखिए राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर कैसी थी 1857 की क्रांति से के समय, 1857 की क्रांति के समय। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यहाँ अपन अब राजस्थान के संदर्भ में बात करना शुरू कर चुके हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा यहाँ जो अधिकारी होता था साथियों, वो होता था जीजी। क्या था, जीजी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है मैंने, जीजी। और जीजी का मतलब हो गया साथियों गवर्नर जनरल, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल के राजस्थान का नहीं था, ये तो पूरे देश का ही था, ठीक है, हम जानते हैं। तो देश के तहत साथियों गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। ये लीजिए साहब कैनिंग, ठीक है। सबसे बड़ा अधिकारी था ये कैनिंग, जिसे कहते थे गवर्नर जनरल। और ये किसका हो गया, ये राजस्थान का नहीं बल्कि ये हो गया भारत का। किसका हुआ साथियों, भारत का। इसी जीजी के अधीन क्या थे, यानी इसी जीजी के अगर छोटा पद की बात करें तो साथियों था एजीजी। एजीजी क्या था भैया, एजीजी। आप इसे फुल फॉर्म कैसे लिखोगे, एजेंट टू गवर्नर जनरल।
एजेंट टू गवर्न, देखो जीजी, एजीजी और पीए, ठीक है। बात करेंगे अपन लोग तो सबसे बड़ा पद जीजी भारत का था, गवर्नर जनरल लाड़केनी, और जो भारत का होगा वो राजस्थान का अपने आप हो गया। उसके बाद इस जीजी के अधीन जो पद था वो था साथियों क्या, एजीजी। एजीजी का मतलब हो गया एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, हाँ मतलब ये हो गया कि ये जो गवर्नर है ना, गवर्नर जनरल है, उसका ये एजेंट है। कौन सा, यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा वो इसका एजेंट होगा। तो ये एजेंट कौन था साथियों, ये अपन लोग बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करेंगे, एजेंट टू गवर्नर जनरल आपने लिख लिया तो मैं यहाँ सीधा उसका नाम भी लिख देता हूँ, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। ये लीजिए पैट्रिक लॉरेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पैट्रिक लॉरेंस होता है, वो ध्यान मत रखना भी अभी, है ना। पैट्रिक लॉरेंस है ना, वो तीन व्यक्ति अलग अलग पास, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, वो अभी यहाँ पर चर्चा नहीं करनी है। आगे जब हम है ना प्रस्ताव लेकर आएंगे, क्रिप्स मिशन इत्यादि कुछ नई नई चीज़ें लेकर आएंगे, वहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस ये इस समय था। तो अब हमारे पास क्या बचा, इस एजीजी के अधीन भी, अब एजीजी राजस्थान का हो गया भैया, ये किसका हो गया, राजस्थान का, मतलब इसका दायरा क्या हो गया, प्रशासनिक राजस्थान। और इस गवर्नर का दायरा क्या हो गया, लाड़केनी का भारत, ठीक है। तो अब अपन लोग कर लेते हैं, एजीजी से नीचे भी कुछ तो थे। तो यहाँ पर क्या थे साथियों, ये रियासतों के तहत, बड़ी बड़ी रियासतों के तहत यहाँ पर जो व्यक्ति था वो था पीओ, क्या था, पीए, सॉरी पीए, ये लीजिए मैंने लिख दिया पीए। और पीए का मतलब हो गया साथियों पॉलिटिकल एजेंट। पीए का मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल एजेंट। देखिए एक एक चीज़ याद हो जाएगी आपके, आप यकीन नहीं करोगे कि ये सारी चीज़ें ऐसे हम याद कर सकते थे क्या। तो देखिए पीए की बात कर रहे हैं, पीए का मतलब हो गया पॉलिटिकल एजेंट। और ये पॉलिटिकल एजेंट किसके होते थे, एजीजी के। एजीजी किसका एजेंट होता था, इस गवर्नर जनरल का। तो एक प्रकार का पूरा प्रशासनिक ढांचा ही समझ में आ गया है। और इसमें अपन लोग बात करेंगे यहाँ की रियासतों की, मारवाड़, ठीक है, आप लोग इसे जोधपुर कह सकते हो, कोई शक नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद साथियों मेवाड़ की बात कर लेंगे, किसकी, मेवाड़ की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप लोग बात कर सकते हो साथियों किसकी, जयपुर की, जयपुर। उसके बाद साथियों बात कर सकते हो आप लोग कोटा, लीजिए कोटा। और ये अंतिम में आप लोग भरतपुर को ले सकते हो, भरतपुर को। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आने वाली हैं, यानी याद होने वाली हैं। आप सोचोगे कि वास्तव में ये चीज़ें इतनी सरल होती है कि हम लोग गौर नहीं करते। तो मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, कोटा और भरतपुर, ये मैंने राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें बताई है। और इन रियासतों के ऊपर जो अधिकारी होता था इसका नाम क्या था, पीए। पीए का मतलब हो गया पॉलिटिकल एजेंट। अब अपन बात 1857 के क्रांति के संदर्भ में कर रहे हैं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। तो भारत की जीजी गवर्नर जनरल लाड़केनी और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। बार बार क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीए पॉलिटिकल एजेंट, और ये पॉलिटिकल एजेंट कौन है साथियों, यानी कि मारवाड़ का कौन है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, हाँ मारवाड़ का है मेक मोशन, मेक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करेंगे साथियों मेवाड़ की तो है मेजर सावरस, क्या है, मेजर सावरस। और जब अपन जयपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर है जयपुर का ईडन, कौन है, ईडन, मेजर ईडन या कर्नल ईडन। कोटा की बात करोगे साथियों तो कोटा का है बर्टन, कौन है, बर्टन। और भरतपुर की बात करोगे साथियों तो यहाँ पर है मोरिशन, कौन है, मोरिशन, ठीक है, मोरिशन। देखिए मैंने चार नाम बताए हैं, परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा, ये आएगा एक तरफ मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, कोटा, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, कोटा जो भी है, एक तरफ इनके नाम आएंगे जो मैंने नीचे लिखे हैं, इनको मिला दो, 1 2 3 4 कूट का चयन कर लो, सुमेलित है, असुमेलित है, कैसे भी आ सकता है ना। इसमें असत्य कौन सा है, सत्य कौन सा है, कुछ भी पूछा जा सकता है, या वन लाइनर भी आ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का जो आपका पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, तो आपका उत्तर ईडन आता। अब इनको याद कैसे करना, सुनिए याद करवाता हूँ। मारवाड़ में एक चीज़ याद करनी है,
मामो। क्या याद करना है साथियों? मामो। ध्यान रखना भैया, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, किसकी ट्रिक बता रहा हूँ? पॉलिटिकल एजेंट याद करने की, किसके? मारवाड़ की या जोधपुर की। तो यहाँ पर आपको ट्रिक काम लेना हुआ है मामो। क्या काम लोगे? मामो। ठीक है, ये लीजिए। तो मारवाड़ मामो, माँ से मारवाड़, मो से मोशन। ठीक है, मामो पक्का हो गया। इसके बाद मेवाड़। मेवाड़ को कैसे याद करोगे? मेसा याद करना, मेसा। आपने एक चीज पढ़ी होगी, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, मेवाड़ में चित्तौड़ है, ठीक है, और मेवाड़ में चित्तौड़ है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसा के पठार पर है। किस पठार पर है? मेसा के पठार पर है। तो आप लोगों को क्या याद करना है? मेवाड़ मेसा, मेसा कर लेना। तो मे से क्या हो गया? यानी कि आपका मेवाड़, और सा से क्या हो गया? सावरस। ठीक है, मेवाड़ मेसा के पठार पर है, तो मेजर सावरस। मेसा से मेजर सावरस भी हो गया, और मे से मेवाड़ भी हो गया। तो बात कंप्लीट हो गई। ध्यान रखना ये जरूरी है कि मेवाड़ में चित्तौड़ है, और चित्तौड़ में क्या है? आपका मेसा का पठार है। इसके बाद देखिए जयपुर में क्या है साथियों? ईडन। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ याद करनी है। देखिए जयपुर में ईडन है, आपको क्या याद करना है? हम कोई भी काम, हमारे कोई भी काम फाइनल कहाँ पर होते हैं? फाइनल कहाँ पर होते हैं? जयपुर में होते हैं। हमें पता है राजधानी है, तो काम सारे कहाँ पर होते हैं? डन। काम सारे होते हैं मतलब डन होते हैं, मतलब कहाँ पर? ईडन, डन, ईडन, डन, ईडन। कहाँ पर? जयपुर में। सारे काम कहाँ डन होंगे? जयपुर में। तो डन और ईडन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया साथियों? जयपुर में ईडन। उसके बाद देखिए कोटा। कोटा को याद करना है सीधा, कोट। कोट पहला नहीं आपका वो, तो कोट। कोट के क्या है? बटन है। कोट के क्या है? बटन। अरे बटन बाद में तोड़ दे, बात करांगा, इनकी हत्या कर दी जाती है कोटा वालों की। ठीक है, लाला जयदयाल मेहराब खां है ना, सर्वाधिक सुसंगठित मतलब एक प्रकार की अपन बात करेंगे क्रांति। तो देखिए कोटा, कोटा का मतलब बटन। कोट के क्या है? बटन। ठीक है, बटन बाद में तोड़ भी दिए। तो कहने का तात्पर्य कोटा का बटन। और अब है भरतपुर। देखो वो क्या याद करना है? भरतपुर को जो किलो है नहीं, भरतपुर को किलो, एक किले का क्या है? मोरी है। एक किले का क्या है भाई? मोरी। तो भरतपुर को किलो और मोरीसन मोरी। भरतपुर का किला, मोरी लोहागढ़, मोरी मोरीसन। ठीक है, तो ये लीजिए आपके चारों की चारों चीज़, आप पांचों चीज़ें याद हो गई। मुझे ऐसा लगता है फायदेमंद है। फटाफट 1 मिनट में रिवाइज करिए, बोर्ड पर गौर करके देखिए। 1857 की क्रांति, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत भारत की भी ले ली। जी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भारत। जी पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का है। और पीए पॉलिटिकल एजेंट कौन है साथियों? मारवाड़ का मामो यानी कि मैकमोसन। मेवाड़ का कौन है साथियों? मेसा के पठार पर मेजर सावरस। उसके बाद जयपुर, जयपुर में सारे काम डन होते हैं तो ईडन। उसके बाद कोटा, कोटा में कौन है साथियों? बर्टन। और उसके बाद क्या है? भरतपुर, भरतपुर के क्या है? किले के मोरी है, तो मोरीसन। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी है। अब मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, तो मैं इनको मिटा भी रहा हूँ और आगे भी लिए चलता हूँ। आपको लास्ट में इस कक्षा में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताना जरूरी है। क्रांति एक एक हम शुरुआत करें, उससे पहले यहाँ से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में सीधे डायरेक्ट ही, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब एक आता है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा। ठीक है, सैनिक छावनियाँ। तो साथियों ध्यान रखना, 1857 ईस्वी की क्रांति की बात कर रहे हैं और किस समय राजस्थान में सैनिक छावनियों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगी। क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कुल कितनी थी? पहली बात तो ये पूछी जाएगी, कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? कुल 6। कितनी सैनिक छावनियाँ थी साथियों? 6। ये बात आपसे पूछेगा। फिर पूछेगा ये 6 कौन कौन सी हैं। ठीक है ना? तो आप लोग इनको आराम से लिख सकते हो। नसीराबाद, नसीराबाद, नीमच, और एक और आप लोग याद कर लेना,
एरिनपुरा, एरिनपुरा, उसके बाद ब्यावर, ब्यावर, और एक और इम्पोर्टेंट बात और याद कर लेना आप लोग, देवली, और ये लीजिए साथियों लास्ट आपकी आ गई 6 नंबर, खैरवाड़ा, खैरवाड़ा। प्रश्न क्या था, बिंदु क्या था, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान में कुल सैनिक छावनियां, कुल सैनिक छावनियां कितनी थी, 6। बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है और फिर बार बार आपको उत्तर देना होता है, ठीक है। तो ये लीजिए नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा, नसीराबाद, नीमच। दोबारा देखिए, इनको याद करने के लिए एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। नसीराबाद, नसीराबाद के बाद में नीमच, नीमच के बाद में हमने पढ़ा एरिनपुरा, उसके बाद हमने पढ़ा साथियों ब्यावर, और ब्यावर के बाद में जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी वो क्या थी साथियों, देवली, और लास्ट में क्या पढ़ा, खैरवाड़ा, ठीक है। तो अब देखिए, इनको आप सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये है कहाँ कहाँ पर। इनको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसा लंबा लिख करके फिर नीचे लिख सकते हो, आप नोट्स के हिसाब से बना लेना जैसा भी है। नसीराबाद कहाँ पर है साथियों, अजमेर, और ये वही नसीराबाद है जहाँ पर सर्वप्रथम राजस्थान में क्रांति होती है, और ये कहाँ पर है साथियों, अजमेर में है। नसीराबाद कहाँ पर, अजमेर में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, तो आप लोग साथ साथ में याद कर लेना, अजमेर। नीमच की बात करोगे साथियों तो ये एमपी का पार्ट है वर्तमान में, ठीक है। ये बात थोड़ी सी आप लोग ध्यान कर लेना, वर्तमान में एमपी, और एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात याद कर लेना, एरिनपुरा, ये एरिनपुरा साथियों कहाँ पर है, पाली में है। कहाँ पर है, पाली में है भैया, ठीक है। कहाँ पर है, पाली में है। एरिनपुरा कहाँ पर है, पाली में। और ब्यावर की बात करोगे साथियों तो आप जानते हो अजमेर, ये लीजिए। देवली की बात करोगे साथियों तो ये कहाँ पर है, टोंक, और खैरवाड़ा की बात करोगे तो ये है उदयपुर। तो सबसे पहले अब ये भी पता होना चाहिए कि ये आपकी जो मतलब छावनियाँ थी ये आपकी कहाँ कहाँ पर है, किस किस क्षेत्र में। तो नसीराबाद अजमेर में, नीमच एमपी में, एरिनपुरा पाली में, ब्यावर अजमेर में, देवली टोंक में, और खैरवाड़ा कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में है, ठीक है। खैरवाड़ा, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब लीजिए फटाफट मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ। ये जो यहाँ पर 2 छावनियाँ ऐसी आएगी जिनमें साथियों क्रांति ही हुई नहीं। एक तो आपकी ये जो ब्यावर है, मैंने ये क्रॉस लगाया है, गौर करना भैया, ब्यावर है, यहाँ पर क्रांति नहीं हुई। और एक आपकी ये है कौन सी साथियों, खैरवाड़ा, यानी इन दोनों जगह क्रांति हुई ही नहीं। प्रश्न आ सकता है आप, है ना, क्रांति नहीं हुई, यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ, क्रांति नहीं हुई मतलब विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। ये किन 2 की बात हो रही है, एक तो ब्यावर वाले, खैरवाड़ा वाले भी, ठीक है। इन दोनों जगह पर विद्रोह नहीं हुआ। एक बार फटाफट इस चीज़ को याद कर लीजिए, और इन छवों को याद करने के लिए एक ट्रिक काम ले लो आप लोग। नानी एब देखे है, नानी एब देखे, देखे, नानी एब देखे, नानी आप लोग की कौन देखे क्या छोरा तुम तो ईश्वर अमर जान जोड़ा मरी लिया, ठीक है। तो कहना मतलब एब गुण, मतलब एब का मतलब क्या हो गया, है ना, एक तरीके से गुण नहीं होता, एब का मतलब होता है दुर्गुण होता है, अपन कह सकते हैं बुराई। तो एब देखा है, तो एब देखा, नानी एब देखे। तो आप देखिए ना से क्या हो गया, यहाँ नैस, ना का नय कर देना नसीराबाद, नी का क्या हो गया नीमच, ए का क्या हो गया एरिनपुरा, और फिर वै से आप ब्यावर कर देना, हो गया। और दे से आपकी क्या होगी देवली, और खे से क्या हो गया खैरवाड़ा, ठीक है। कंप्लीट होगी बात। तो ये थी साथियों 1857 की क्रांति की पहली कक्षा। कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे तो लगता है फ़ायदेमंद होने वाली है साथियों, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा हमने यहाँ पर ली है। समय जरूर लगा है साथियों, लेकिन ये आपकी बहुत ज़्यादा कामयाब और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है कक्षा आपकी, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, पहली कक्षा में हमने पढ़े हैं, बाकी बचे फैक्ट हैं। अब हम 1857 की सीधी क्रांति अलग अलग क्षेत्रों में होती है, यानी इन एक एक क्षेत्रों को हमें लेना होगा, और इन क्षेत्रों में क्या क्या हुआ वो चीज़ हमें फटाफट देखनी होगी साथियों। तो ज़रूर आप लोग इसको ज़रूर देना, कक्षा कैसी लगी, आपके लिए फ़ायदेमंद कितनी थी, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना। अब साथियों मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।